दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रस्तुत है इतिहास के संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस श्रृंखला के 13 सेट हम पहले ही कर चुके हैं। अब आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 14। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि कुओमितांग या नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संस्थापक कौन था। कुओमितांग या राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ चाइना यानी चाइना राष्ट्रवादी पार्टी का संस्थापक कौन था। माओ त्से-तुंग, चियांग काई शेक, सन यात सेन या यूनान शिकाई। तो आप जानते हैं सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन यात सेन। दोस्तों कुओमितांग या नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना 1912 में 1912 में सन यात सेन द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। और देखिए सूची 1 में इंस्टीट्यूट यानी संस्थान और सूची 2 में उनकी अवस्थिति से मिलान करना है। आप देखिए द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका पुणे में स्थित है। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। द एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 4, 3 और 2, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 में 18वीं शताब्दी के नए राजवंश को सूची 2 के संस्थापकों से सुमेलित करना है और सूची से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क के द्वारा की गई थी 1724 में। अवध की स्थापना सआदत अली खां द्वारा दोस्तों 1722 में की गई थी। बंगाल मुर्शीद कुली खां द्वारा और अर्काट सदातुल्लाह खां द्वारा अर्काट की स्थापना की गई थी। तो 2, 1, 4 और 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आप जानते हैं कि 1951 में 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। तो सही उत्तर है पहली पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। अगला प्रश्न है, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है माइकल ब्रेशर। दोस्तों माइकल ब्रेशर कनाडा की रॉयल सोसाइटी के सदस्य थे जिन्होंने 1959 में नेहरू एक राजनीतिक जीवनी पुस्तक में ये आरोप लगाया कि सत्ता का लालच, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि सत्ता का लालच कितना खतरनाक होता है और इसी पे एक कथन है कि सत्ता भ्रष्ट करती है, असीमित सत्ता असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। तो माइकल ब्रेशर ने ये आरोप लगाया था कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। और नेहरू की इस जीवनी में स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू की भागीदारी और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक वर्षों की राजनीति के 40 वर्षों के भारत के राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, बेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? आपको बताना है। तो देखिए संविधान सभा का गठन, धीरे धीरे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत संग्रह या शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप देख लीजिए कि इसका ठोस परिणाम शिमला सम्मेलन बुलाया जाना हुआ था। और आप जान लीजिए कि जो सीआर फार्मूले पे आधारित गांधी जिन्ना वार्ता असफल हो गई थी, उसके बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल बेवेल ने संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए जून 1945 में बेवेल योजना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे?
तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पुस्तक लिखी है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। इसमें गांधी जी के भारत को स्वतंत्रता दिलाने में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था वो कहाँ पर थे? तो देख लीजिए दोस्तों, 2 INA भारतीय इंडियन नेशनल आर्मी के जो मुख्यालय थे वो कहाँ पर थे आपको बताना है। तो ये था सिंगापुर और टोक्यो में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जून 1942 में एक भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने औपचारिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग का बैंकॉक नगर में गठन किया था और बाद में यही आज़ाद हिंद फौज बनी थी। बाद में इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई और वे जो 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे, 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और इसका मुख्यालय सिंगापुर और टोक्यो में था। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ये भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष थे। एक का तीसरा, वल्लभ भाई पटेल राज्य मंत्रालय की स्थापना से संबंधित हैं। सी राजगोपालाचारी ये भारत की सांप्रदायिक समस्या के हल निकालने से संबंधित योजना इन्होंने तैयार की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है 31 अक्टूबर 1920 में NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के सहयोग से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था और इसका जो पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो आप जानते हैं 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय काल में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। दोस्तों, इसके आधार पर एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और 50,000 पाउंड की धनराशि की व्यवस्था की गई। और आप जान लीजिए कि जनरल कनिंघम को इसका पहला महासचिव या गवर्नर जनरल बनाया गया था, इसका हेड बनाया गया था। जनरल कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया? पहला देखिए, ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई ज्यादतियों को अपने पत्र केसरी में प्रकाशित करके, भगवान गणेश के सम्मान में उत्सवों को आयोजित कर और शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना करके, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। और बाल गंगाधर तिलक पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और वह गांधी जी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़ा, लाठी क्लब और गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की थीं। उन्होंने केसरी समाचार पत्र का संपादन किया था, शिवाजी और गणपत त्योहार आयोजित कराए और तिलक ने खिलाफत आंदोलन को मराठी में जो है खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का सूत्र माना। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें चंपारण में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, द स्प्रिंगिंग टाइगर ये ह्यू टोए द्वारा लिखी गई सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है और लिविंग इन एरा DP मिश्र द्वारा लिखा गया है और फ्रॉम इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक जो है पुस्तक है। तो इसमें आप देख लीजिए सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2 3 1 4। देखिए 2 3 1 4 ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक क्या था? तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे। कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक था नाउ आर नेवर, आर वी लिव आर पेरिश फॉर एवर। दोस्तों, कैम्ब्रिज पैम्फलेट 1933 में नाउ आर नेवर में पाकिस्तान शब्द को पहली बार प्रस्तुत किया गया था। राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है और इसी भावना से प्रेरित होकर 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल ने कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए
कि भारत के सांप्रदायिक प्रश्न का यही अस्थायी हल भारतीय मुसलमान को अपने देश में संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है। तो मेरी इच्छा है कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। तो कैम्ब्रिज के छात्र जो है चौधरी रहमत अली ने नाउ आर नेवर शीर्षक से जो है पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले गढ़ा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद यानी बोर्ड ऑफ 3 का सदस्य नहीं था, जिसे पंजाब के विजय के बाद पंजाब का प्रशासन सौंपा गया था? जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, क्यूरी और सर हेनरी लॉरेंस। तो ऑप्शन सी है कि क्यूरी। दोस्तों, क्यूरी इसके सदस्य नहीं थे। और आप जान लीजिए कि 3 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी, इसमें जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी और हेनरी लॉरेंस थे। अगला प्रश्न है, कूट का सही उत्तर चयन करना है और सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए जो षड्यंत्र हैं उन्हीं का ये कालक्रम के अनुसार बनाना है। इसमें आप जान लीजिए कि अलीपुर षड्यंत्र केस ये है 1908 में हुआ था। उसके बाद आप देखिए अहमदाबाद केस जो है 1909 में, और सतारा षड्यंत्र केस 1910 में, और पेशावर 1923 में हुआ था। तो आप इस आधार पर आप देख सकते हैं जो सही क्रम हो जाएगा वो किस तरह से हो जाएगा कि सबसे पहले आपका आ जाएगा अलीपुर षड्यंत्र केस, डी आ जाएगा। उसके बाद अहमदाबाद, बी आ जाएगा। फिर सतारा और पेशावर, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुअर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो सही उत्तर है मैडम कामा। मैडम भीकाजी कामा महाराष्ट्र के पारसी परिवार की थीं और श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थीं। 1902 में भारत छोड़कर यूरोप और अमेरिका के विभिन्न देशों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने क्रांतिकारी प्रचार किया। वो पेरिस में रहती थीं। इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 1907 में स्टुटगार्ड में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया और भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सर सैयद अहमद खान की मृत्यु 1898 में हुई थी, मिलान कर लीजिए, ए का दूसरा हो गया। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में करजन वैली की गोली मारकर हत्या की थी 1909 में। चापेकर बंधुओं ने क्रूर प्लेग आयुक्त रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या की थी 1897 में। और जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था तो 1911 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 2, 3, 1 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महिला सुधारणा समिति, महिला समाजवादी समिति, महिला सुरक्षा या महिला आत्मरक्षण समिति। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी। रानी मित्र दास गुप्ता, मणिकुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती महिला आत्मरक्षण समिति की प्रमुख नेताएं थीं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो सही उत्तर है विद्युत वाहिनी, ऑप्शन डी उत्तर है। दोस्तों, आशुतोष कोइला विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे और बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में 17 दिसंबर 1941 को तामलुक जातीय सरकार की स्थापना हुई थी और सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। जातीय सरकार 1 सितंबर 1944 तक कायम रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये था 1927 का मद्रास अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ था।
बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1887 में मद्रास में की थी और मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार ये सुझाव दिया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भूदेव मुखर्जी। देखिए दोस्तों, भूदेव मुखर्जी ने न्यायालयों में फारसी के स्थान पर हिंदी चलाने का आदेश दिया। उन्होंने सामाजिक निबंध में लिखा, भारतवर्ष में अधिकांश लोग हिंदी जानने बोलने में समर्थ हैं, इसलिए शुद्ध भारतवासियों की सभाओं में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। और उन्होंने सन 1919 में कांग्रेस कमेटी में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दयान प्रकाश पत्र किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है परमहंस मंडली से। देखिए दोस्तों, दयान प्रकाश पत्र का संबंध परमहंस मंडली से है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सर विलियम जोन्स द्वारा। दोस्तों, आप जानते हैं कि सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय वाङ्मय को उद्घाटित करना और भारत के अतीत को प्रकाश में लाना था। और इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से 1787 में चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, जाति मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं जाति मीमांसा के लेखक श्री नारायण गुरु हैं। दोस्तों, श्री नारायण गुरु केरल के एझवा में एक अस्पृश्य जाति से संबंधित थे और उन्होंने अपने से नीची जातियों के प्रति अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त करने का जो अथक प्रयास किया था। उन्होंने विवाह संस्कार, धार्मिक पूजा और अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रमों को सरल बनाया था। अगला प्रश्न है, केरल के श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम का कार्य क्षेत्र क्या था? तो सही उत्तर है दलित और किसानों का उत्थान। तो आप जान लीजिए दोस्तों, केरल में जो श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम था वो दलित और किसानों के कल्याण से संबंधित था। इसकी स्थापना श्री नारायण गुरु डॉक्टर पालपू और कुमारन आसन के द्वारा 1902-3 में केरल में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं दक्षिणेश्वर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है और रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है उसके पुजारी थे। उनके बचपन का नाम गदाधर भट्टाचार्य था और स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? शाह अब्दुल अजीज, मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही और महमूद अल हसन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए शाह अब्दुल अजीज। दोस्तों, ये देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे और देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही द्वारा की गई थी। और दोस्तों, देवबंद सहारनपुर में इस स्कूल की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना, विद्यालय के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करना और मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक और धार्मिक पुनरुद्धार करना था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें आप देख लीजिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा ये एम वीर राघवाचारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा। और पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस राणा डे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो सही सुमेलन 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख कौन था?
तो सही उत्तर है 1857 में दोस्तों जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसमें आप देख लीजिए ऑप्शंस हैं मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी मंगल पांडे और जनरल बख्त खां। तो सही उत्तर है जनरल बख्त खां, ऑप्शन डी। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नाम मात्र का शासक था। असली ताकत फोर्ट ऑफ सोल्जर्स के पास थी, जिसका प्रमुख जनरल बख्त खां था। अगला प्रश्न है 1857 की भारतीय क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को दिए गए कोड की सहायता से उनके कालक्रम के अनुसार सही ढंग से सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका सही सुमेलन किस तरह से हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैरकपुर में मंगल पांडे कांड सबसे पहले, फिर मेरठ में सैनिक कांड हुआ, उसके बाद झांसी में विप्लव हुआ, फिर कानपुर में विप्लव हुआ था। 29 मार्च 1857 को सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर कलकत्ता में अंग्रेजों की भावनात्मक और जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह 10 मई 1857 को, झांसी में 4 जून 1857 को और कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। तो ये क्रम जो है 1 2 3 4 आपका सही सुमेलन है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। रानी लक्ष्मीबाई ये युद्ध में मारी गई थीं। तात्या टोपे दोस्तों गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटका दिए गए थे। नाना साहब रंगून नाना साहब जो हैं ये दोस्तों देख लीजिए नेपाल ये चले गए थे और बहादुर शाह का रंगून पलायन कर दिया गया था। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा, 4 3 2 और 1, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए कृषक विद्रोहों को सही कालक्रम में सजाइए। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं जो आंदोलन है कृषक विद्रोह है, इसमें बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। ये 1859-60 के दौरान हुआ। इसके बाद आइए दोस्तों पंजाब का कूका विद्रोह 1860 से 70 के बीच हुआ था, 1860 से 70 के बीच। और फिर पाबना 1873, याद रखिए 1873 से 76 के बीच। और दक्कन का विद्रोह आपका 1875 में हुआ था। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 3 1 2 और 4। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं सूची 1 में लेखकों की सूची और उनकी पुस्तकें 1857 से संबंधित पुस्तकें दी गई हैं, इनका मिलान करना है। बी.डी. सावरकर की पुस्तक द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और 1857 के विद्रोह को इन्होंने ही पहला स्वतंत्रता संग्राम भारत का कहा था, बी.डी. सावरकर ने। एस.एन. सेन की पुस्तक है 1857, तो एस.एन. सेन की हो गई। एरिक स्टोक्स की पुस्तक क्या है, द पीजेंट एंड द राज, यानी किसान और ब्रिटिश राज। और एस.बी. चौधरी की पुस्तक है सिविल रिवेलियन एंड द इंडियन म्यूटनीज। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा, सही सुमेलन 1 4 2 और 3, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था, तो सही उत्तर है फौजी ए अखबार। ये पहला उर्दू समाचार पत्र था उर्दू भाषा में प्रकाशित। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था। देखिए हैदर, सर जॉन क्लेवरिंग, मानसन या फिलिप फ्रांसिस। तो सही उत्तर है हैदर। आप देखिए दोस्तों भारत में जो वारेन मानसन अक्टूबर 1774 में इंग्लैंड में थे, 1777 में क्लेवरिंग की मृत्यु हो गई थी और 4 सदस्यों वाली परिषद जो था भारत में, इसका निर्णय बहुमत द्वारा होता था। वारेन हेस्टिंग्स और वारवेल जो हैं, देखिए वारेल हेस्टिंग्स और वारवेल इसमें भारत में थे। क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मानसन अक्टूबर 1774 में इंग्लैंड में थे। तो आप देख लीजिए हैदर इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा
ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया था और दोस्तों इसके चयन के लिए दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा सही युग्म है? इझावा आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, देखिए जस्टिस आंदोलन श्री नारायण गुरु, आत्मसम्मान आंदोलन CM मुदलियार या नायर आंदोलन CV रमन पिल्लई। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए इझावा आंदोलन 1888 में केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन श्री नारायण गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया था। जस्टिस आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत CN मुदलियार के द्वारा की गई थी। आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर और बालाजी नायडू द्वारा, और नायर आंदोलन CV रमन पिल्लई के रामाकृष्ण पिल्लई और M पद्मनाभ पिल्लई द्वारा इसकी शुरुआत 1861 में की गई थी। तो यही आपका ऑप्शन डी सही सुमेलित है, अन्य जो हैं वो सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाणिज्यवादी, मुक्त व्यापार, पूंजीवादी और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है RP दत्त, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। रजनीपाल दत्त ने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 3 चरणों में बांटा, मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद, और कार्ल मार्क्स ने इसे 4 चरण व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में विभाजित किया। तो सबसे पहले जो है इस सिद्धांत का कि वाणिज्यवादी, मुक्त व्यापार पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं, ये RP दत्त द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी? तो उत्तर है मंगलौर की संधि, ऑप्शन ए। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि से हुई और ये संधि 1784 में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हुआ था? तो सही उत्तर क्या है? शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों शुजाउद्दौला जो है ये अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बीच हुई थी। इसमें यानडूब की संधि इसके बाद हुई थी। आपके लिए ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद यानडूब की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे के युद्ध के नाम से स्मरण किया जाता है और आप जानते हैं कि कर्नाटक युद्ध भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य अपने वर्चस्व की स्थापना को लेकर हुआ था। युद्ध का केंद्र कर्नाटक के भूभाग रहे, इसलिए इसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर किस संत की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों बाबर जो है किसके दरबार पर? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर गया था। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया था और इनकी दरगाह दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण इन्हीं के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 में हुआ था। याद रखिए मलिक छज्जू जो था इसका विद्रोह 1290 में,
उसके बाद बाजार नियंत्रण नीति 1296 से 1316 में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 में, और तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तो सही क्रम आपका हो जाएगा सी, 4 3 2 और 1। तो ऐसे आप क्रम से उल्टा चले जाइएगा तो आपका सही उत्तर आपके कूट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया था? देखिए, फिरोज तुगलक, शेरशाह, मलिक अंबर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया था। शेरशाह ने वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए और उसने अहमद खां की निगरानी में संपूर्ण कृषि भूमि का मापन करवाया और कबूलियत और पट्टे की व्यवस्था लागू करवाई थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था? तो आप देखिए दोस्तों, इसमें है आरिज ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, दबीर ए मुमालिक या काजी ए मुमालिक। तो आरिज ए मुमालिक सेना विभाग का प्रधान था और इसके अलावा वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। फिर ये संदेश वाहन आदि का कार्य करता था। काजी ए मुमालिक न्याय विभाग का प्रधान होता था। और आप देख लीजिए, दबीर ए मुमालिक सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान होता था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचियों में विभिन्न श्रेणी के दस्तावेज और उनकी प्रकृति को सुमेलित करना है। इसमें आप देखिए, याददाश्त, तो याददाश्त ज्ञापन से संबंधित होता था। तालिका जो है ये आपकी संक्षिप्त दस्तावेज होता था, तालिका। पट्टा क्या होता था? तो हक या भू संपत्ति अधिकार का प्रलेख होता था। और कबूलियत अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों द्वारा स्वीकार किया गया पत्र कबूलियत कहा जाता था। तो सही हो जाएगा आपका, देखिए, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? तो यहाँ पर जो भी सूफी संत दिए गए हैं इसमें ख्वाजा अली हुज्जबीरी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शाह नियामतुल्लाह कादरी और ख्वाजा बाकी बिल्लाह हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये एक क्रम से है। अगला प्रश्न, सूची 1 में दिए गए अरबी फारसी के ग्रंथों को सूची 2 में दिए गए लेखकों से दर्शाना है। और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ताजुल मासिर हसन निजामी की रचना है। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी से मिलान करना है। मसालिक उब अफसार फ़ी मुमालिक अल अमसार, ये शिहाबुद्दीन अल उमरी की रचना है। और सुभल अशा, ये अल कशकंदी की रचना है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। 2 3 4 और 1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आप जानते हैं, तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? देखिए, बदायूनी, फौजी सरहिंदी, मुल्ला दाऊद या निजामुद्दीन अहमद। तो सही उत्तर है अब्दुल कादिर बदायूनी। ये दोस्तों, इसने तारीख़ बदायूनी या मुंतखब उल तवारीख़ नामक ग्रंथ को लिखा और बादशाह अकबर ने उसे इमाम के पद पर नियुक्त किया था। उसने अकबर के धार्मिक विचारों की आलोचना की है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे, एतमादुद्दौला का मकबरा। ये पहली मुगल कालीन इमारत है जो पूरी तरह संगमरमर से निर्मित है और आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। सूची 1 में साहित्यिक रचना और सूची 2 में लेखक हैं। तो आबाद उल हर्ब या अल सुजात, इसके लेखक फ़ख्र ए मुदबिर हैं। और तबकात ए नासरी आप जानते हैं, मिन्हाज सिराज की रचना है। इसके अलावा तारीख़ जहांगुशा, ये आपका अता मलिक जुवैनी की रचना है। और आप देखिए, तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही सुमेलन हो जाएगा।
4, 3, 1 और 2। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगलकालीन उदाहरण माना जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा कि प्राचीन भारत में दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगलकालीन उदाहरण जो है ये आपका हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और ये भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण है। देखिए इसमें ये मकबरा हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने 1565 में बनवाया था और इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है दोस्तों, शिवाजी के शासनकाल में जो वित्त मंत्री होते थे उनको अमात्य या मजूमदार के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। पेशवा मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री होते थे। पंडित राव कौन थे? तो ये विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए होते थे। और मंत्री, तो मंत्री जो होते थे दोस्तों ये 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। और आप देख लीजिए कि जो परामर्श के लिए अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के निम्न में से किस शासक ने, जो कला के महान संरक्षक थे, साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महमूद गवां। महमूद गवां बहमनी शासन हुमायूं और मोहम्मद तृतीय का ख्वाजा जहां था। और देखिए वह साहित्यिक और सांस्कृतिक सुरुचि संपन्न था। राजधानी बीदर में उसने एक विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा जदुनाथ सरकार। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है और आप जानते हैं कि हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। ईश्वर दास नागर ने फुतुहात ए आलमगीरी लिखा है। याहिया बिन अहमद ने दोस्तों आप देखिए तारीख़ मुबारक शाही की रचना की है। और अब्बास खां शेरवानी ने तारीख़ शेर शाही की रचना की है। तो इस तरह से आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1579 में महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो महजर का तात्पर्य सर्वोच्च इस्लामिक शक्ति प्राप्त करना है। और 1579 के महजर का प्रारूप शेख मुबारक के नेतृत्व में गठित एक टीम ने तैयार किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के सैन्य अभियानों का कालक्रम बताना है आपको। तो देखिए अकबर के जो सैन्य अभियान हैं उसमें सबसे पहले मालवा विजय, फिर गुजरात विजय, हल्दी घाटी, कश्मीर विजय, संधि विजय, सिंध विजय और अशीरगढ़ विजय हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मालवा विजय 1561, गुजरात विजय 1572, हल्दी घाटी युद्ध 1576, कश्मीर विजय 1586, सिंध विजय 1591 और असीरगढ़ विजय 1601 है। तो सही क्रम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आप देखेंगे चौसा का युद्ध देख सकते हैं, ये 1539 का है। उसके बाद खुसरो का विद्रोह 1606 में हुआ था, 1606 में। अब देखिए उसके बाद खुर्रम का विद्रोह हुआ था 1623 में पहली बार, 1623 में। और धर्मत युद्ध 1658 में हुआ था। तो सही क्रम 4, 2, 4 सही क्रम आपका हो जाएगा 2, उसके बाद 4, फिर 1, 3, 2, 4, 1, 3 सही क्रम ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। सबसे पहले चौसा विद्रोह, फिर उसके बाद खुसरो का युद्ध, उसके बाद खुर्रम का विद्रोह हुआ, फिर धर्मत का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि दहसाला व्यवस्था में इलाही पंचांग या एरा के किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया गया था?
तो उत्तर है 15वें और 15वें से 24वें वर्ष। और आप देख लीजिए दोस्तों, अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण संशोधन किए। 1580-81 में अकबर ने आईने दहसाला यानी 10 वर्षीय नियम लागू किया और ये अकबर के शासनकाल का 24वां वर्ष था। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में यानी 1571 से 1580 तक के विभिन्न क्षेत्रों से अनाज उत्पादन की दरें निर्धारित की गई, उसका औसत निकाला गया और इसके आधार पर लगान नहीं औसत नगद दर निर्धारित किया गया, जिसे दस्तूर कहा जाता था। और अकबर द्वारा इलाही पंचांग 1584 में चलाया गया। गद्दी पर बैठने के बाद पहले नवरोज अर्थात 11 मार्च 1556 में प्रारंभ माने जाने के कारण दहसाला व्यवस्था में अकबर के शासन के 15वें से 24वें वर्ष तक के आंकड़ों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।